जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं नितिन चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन डिफेंस एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं थंबनेल पर, कुचामन डिफेंस एकेडमी आपके लिए लेकर आया है एनडीए, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए मॉक टेस्ट का सीरीज। और मॉक टेस्ट का ये सीरीज जो फिजिक्स स्पेशल है, ये लगातार मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारी जो मॉक सीरीज है उसमें नंबर है मॉक सीरीज नंबर 5 का। जी हाँ, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप टैगलाइन देख रहे हो, इससे बाहर कुछ नहीं। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, इससे बाहर कुछ नहीं। इसका मीनिंग है कि यहाँ पर जो आपको कंटेंट कराया जा रहा है वो डिफेंस एग्जाम, दैट मीन्स चाहे एनडीए हो, चाहे नेवी हो, चाहे हो आपका एयरफोर्स, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पर काम किया जा रहा है और उसी पर काम करते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉक टेस्ट नंबर 5। और मॉक टेस्ट नंबर 5 की शुरुआत करेंगे एक शानदार से मोटिवेशनल थॉट के साथ। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, चाहे धूप हो चाहे छाव, चाहे सर्दी हो या गर्मी, जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं वो कभी हार नहीं मानते, क्योंकि ना गर्मी खून में होती है, ना गर्मी जून में होती है। मेरे दोस्त, न गर्मी खून में होती है, न गर्मी जून में होती है, असली गर्मी तो मेरे यार जुनून में होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉक टेस्ट नंबर 5। और मॉक टेस्ट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि कांच और पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 4/3 है, तो कांच और पानी के प्रकाश के वेगों का अनुपात बताइए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां सबसे पहले इन दोनों का रेशियो बता दूं। किन का? मैं आप दोनों को पहले अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, है ना, कांच और पानी का जी म्यू ए है ना, और दूसरा कौन सा है? ए म्यू जी, ठीक है ना, डब्ल्यू म्यू ए। कांच का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक, किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। कितना कितना? 3/2 4/3, ये हो जाएगा 9/8। कितना हो जाएगा भाई मेरे? 9/8 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी के साथ जो रिलेशन होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ जो रिलेशन होता है वो होता है इनवर्स, है ना। तो यहां पर वो वेलोसिटी का ही रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी का रेशियो। तो रिलेशन इनवर्स है, इसीलिए जो म्यू का मान हमारे पास है उसका कर देंगे हम उल्टा, तो इसीलिए आ जाएगा 8:9। 8:9 विल बी करेक्ट आंसर, ए फॉर एयरफोर्स, ठीक है ना। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है तापमान जिस पर हवा में ध्वनि की गति 27 डिग्री सेल्सियस पर उसके मान से दुगनी हो जाती है, तो ध्वनि की चाल का रिलेशन टेम्परेचर के साथ क्या होता है? ध्वनि की चाल का संबंध ताप के साथ क्या होता है मेरे दोस्त? ध्वनि की चाल का संबंध ताप के साथ होता है, ये वाला है ना, बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू √T। यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे V1/V2, तो हो जाएगा √T1/T2। और यहां पर टेम्परेचर बताना है जिस पर ध्वनि की चाल 27 डिग्री सेल्सियस पर उसके मान से दुगनी हो जाती है। कुल मिला के पहले टेम्परेचर था कितना? पहले टेम्परेचर था भाई कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। 27 में 273 जोड़िए, फिर बाद में जो दूसरा टेम्परेचर है उसका मान हमें फाइंड आउट करना है। और B1 B2 के मान, पहले चाल B थी, अब कितनी हो गई है? डबल हो गई है ना। ये हो गया आपका 300/T2, ठीक। V से V कैंसिल आउट होगा और इसका करेंगे दोनों ओर का स्क्वायर, ये होगा भाई मेरे 1/4 बराबर 300/T2। तो यहां से T2 की वैल्यू आएगी कितनी? यहां से T2 की वैल्यू आएगी 1200 केल्विन। किस में आएगी? केल्विन में आएगी। लेकिन हमारा आंसर भाई केल्विन में नहीं है, हमारा आंसर है डिग्री सेल्सियस में, इसीलिए इसमें से हमें 273 को डिडक्ट करना होगा और आंसर आएगा
927 डिग्री सेल्सियस। क्या आएगा? 927 डिग्री सेल्सियस आएगा C4 कमांडो। C4 कमांडो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स। आगे चलेंगे। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग के द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को डबल कर देंगे और झिर्रियों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे पहले का हाफ कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट फ्रिंज विड्थ का मान क्या होगा, है ना, परिणामी फ्रिंज की चौड़ाई का मान कितना होगा। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। यहाँ पर जो बीटा है वो फ्रिंज की चौड़ाई है, कैपिटल डी है स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी, लैम्डा है तरंगदैर्घ्य और छोटा वाला डी है क्या, स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, वेवलेंथ को डबल कर रहे हैं, वेवलेंथ को डबल कर रहे हैं और नीचे स्लिटों के बीच की जो दूरी है उससे पहले का कितना कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। इसका मान यहाँ पहुंच जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ जो होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, C4 कमांडो हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेशित खोखले गोले के भीतर किसी भी बिंदु पर विभव, है ना, कोई आवेशित खोखला गोला है उसके किसी भी बिंदु पर विभव उसकी सतह के बराबर ही होता है मेरे दोस्त। किसके? सतह के बराबर ही होता है और ये रहता है हमेशा कांस्टेंट। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। इसीलिए इसका जवाब आएगा B4 बॉर्डर। चलिए भाई आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 वोल्ट का कार्यरत 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध कैपिटल R है और 100 वोल्ट पर कार्यरत 200 वाट के बल्ब का प्रतिरोध S है। तो R और S दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, R और S का मान निकालोगे, R बराबर B² P। क्या? B² P और फिर S इक्वल टू B² P। इस फॉर्मूले से लगाइए क्योंकि यहां पर P बराबर होता है B² R। पहले कितना था? 200 वोल्ट। कितना था? 200 वोल्ट था। तो 200 का 2 बार गुणा करिए, P कितना था? 100 वाट था। 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ गया भाई मेरे 400 ओम। कितना आ गया? 400 ओम आ गया। क्या? R का मान। ऐसे ही S की वैल्यू फाइंड आउट करिए। V का मान कितना है? 100 वोल्ट है। कितना है? 100 वोल्ट है। 100 का 2 बार गुणा करेंगे अपॉन P। P कितना है? 200 वाट है। P है 200 वाट। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये कितना आएगा? 50 आएगा। कितना आएगा भाई? 50 ओम आएगा। ठीक है ना। अब इन दोनों का रेशियो, R और S का रेशियो, अब क्या पूछ रहा है वो? R बट्टा S पूछ रहा है भाई मेरे। R का मान है कितना? 400। R का मान कितना है? 400 और S का मान कितना है? 50। ठीक है ना। 0 से 0 कट गया, 5 से 40 भाग गया 8 बार। इसीलिए R बट्टे S का मान होगा C4 कमांडो। यस माय डियर स्टूडेंट्स, C4 कमांडो विल बी करेक्ट आंसर। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य के प्रक्षेप्य पथ के शीर्ष पर त्वरण कितना होता है। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ा होगा। इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u होता है, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच के यहाँ पर वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है, जैसे 2 कंपोनेंट होते हैं, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का, ये वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का। तो डियर स्टूडेंट्स वर्टिकल कंपोनेंट तो हो जाता है यहाँ 0, है ना। वो किसकी वजह से? देखो मैक्सिमम पॉइंट जो होता है यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो g होता है। त्वरण जो होता है वो g के बराबर होता है, जो हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। तो जब भी कोई बॉडी यहाँ पर होगी, जब कोई बॉडी यहाँ पर होगी तो उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की ओर परपेंडिकुलर काम कर रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसका सही जवाब क्या जाएगा? जी। कुल मिला के D4 डिफेंस विल बी करेक्ट आंसर। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल निम्न में से कौन सा नहीं है, ये बताना है। ऑप्टिकल फाइबर TIR पे बेस्ड है। जो मिराज है, मरीचिका है रेगिस्तान में, वो भी TIR पे बेस्ड है। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना, ये भी TIR पे। तालाब की आभासी और वास्तविक गहराई के बीच अंतर, जब अंतर की बात आ गई, माध्यम की बात आ गई, तो वो फिर क्या होता है? अपवर्तन होता है। रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स। ये जो एग्जाम्पल है ये TIR का नहीं है, TIR का नहीं है, तो किसका है? अपवर्तन का है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 एम्पियर धारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 100 फेरों वाली कुंडली से प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण बताइए।
कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण NIA, क्या NIA चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना। N की वैल्यू कितना, कितने फेरे हैं, 100 फेरे हैं भाई। कितना एम्पियर का करंट है, 4 एम्पियर का करंट है। एरिया कितना है, 5 सेंटीमीटर। लेकिन कुंडली कैसी है, कुंडली कैसी है भाई, उसकी बात कर रहा है। तो कुंडली पाई आर स्क्वायर होता है मान इसका। तो यहां पर अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा, 400। पाई का मान हम जानते हैं 3.14, और आर का मान कितना है, आर का मान है भाई मेरे कितना, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर बनाइए, सेंटीमीटर से मीटर बनाइए, इसको कैलकुलेट करिए, सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर आएगा 3.14 एम्पियर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी ये आएगा 3.14 इंटू एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ए फॉर एयरफोर्स, ठीक है ना। चलो, निर्वात में विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के सभी घटकों में समान होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है डियर स्टूडेंट्स, ये हमेशा वेलोसिटी क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। और वैक्यूम में लाइट का जो स्पीड होता है वो होता है मेरे भाई C = 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए वेलोसिटी क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा, हमेशा समान रहेगा, सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर के लिए बीटा का मान, है ना, जिसके लिए अल्फा का मान 0.98 है। मैं आपको बता दूं बीटा बराबर होता है α/1 - अल्फा। किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए जो करंट का गेन होता है वो α/1 - अल्फा। अल्फा की वैल्यू 0.98, 1 - अल्फा की वैल्यू 0.98। इसको करेंगे कैलकुलेट तो ये हो गया 0.98, और 1 में से डिडक्ट करेंगे तो 1 में से 0.98 को घटाते हैं तो ये आएगा 10/2, है ना। यहाँ 0.02 कितना आएगा, 0.02, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये हो जाएगा भाई मेरे 49। क्या हो जाएगा, 49, 49, ठीक है ना। चलिए, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी पिंड के ठंडा होने की दर, किसी पिंड के ठंडा होने की दर dQ/dt, ठंडा होने की दर या शीतलन की दर डियर स्टूडेंट समानुपाती होती है किसके, टेम्परेचर किसका, बॉडी का टेम्परेचर किसका, सराउंडिंग का, है ना। वातावरण और वस्तु के तापांतर के समानुपाती होती है। तो इसीलिए वस्तु और प्रवेश के ताप के अंतर के समान होगी क्या, ठंडा होने की दर। ये कौन कहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन नियम। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो दर्पण एक दूसरे से समकोण पर रखे गए हैं। समकोण का मीनिंग होता है डियर स्टूडेंट्स 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। उनके बीच एक आदमी अपने बालों में कंघी कर रहा है, वह कितने प्रतिबिंब देखेगा। दो समतल दर्पणों के बीच जो 90 डिग्री एंगल पर प्लेस्ड हैं, रखे गए हैं, उनके बीच कोई आदमी खड़ा होके कितना इमेज देख पाएगा अपने। तो डियर स्टूडेंट्स, इमेज देखने के लिए 360 में डिवाइड करना पड़ता है जो आपका थीटा है उसका। तो 360/थीटा है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, ये जाएगा 4 टाइम्स। अगर ये वैल्यू सम है, इवन है, तो नंबर ऑफ इमेज के लिए, प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 घटाते हैं। इसलिए नंबर ऑफ इमेज, क्या, नंबर ऑफ इमेज जो होंगे डियर स्टूडेंट्स वो होंगे आपके 4 - 1। 4 - 1 बोले तो 3, क्या, 3। इसीलिए ऑप्शन जाएगा बी फॉर बॉर्डर, है ना। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग समीकरण से y = इतना दे रखा है, तरंग की आवृत्ति बतानी है, फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो देखिए y = a sin ωt- का kx, इससे कंपेयर करोगे तो ओमेगा = आएगा मेरे भाई t को छोड़ के सब कुछ, है ना, 2π/3.2 × 64, है ना, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई भी यहाँ होगा फिर यहाँ भी होगा, ठीक है ना। चलिए भाई,
अब ओमेगा बराबर होता है 2πn, और देखिए ये पॉइंट हटाने पर, ये पॉइंट हटाने पर ये इससे ये कैंसिल होगा कितने बार, 2 और 0 है ना, 20 बार, और 2πn है ना, 2π से 2π गया, n का मान आ गया भैया कितना 20 है ना, 20 हर्ट्ज, जिसका सही जवाब होगा C4 चेन्नई विल बी करेक्ट आंसर। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है नैंड गेट, है ना, द्वार कहते हैं गेट को। तो जो नैंड गेट होता है वो किन किन गेटों से मिलके बनता है? तो डियर स्टूडेंट, नैंड गेट के लिए आप ध्यान रखेंगे नॉट प्लस एंड, है ना, नॉट प्लस एंड। नैंड गेट की बात करते हैं, नैंड गेट की बात करते हैं तो एंड प्लस नॉट, है ना, एंड प्लस नॉट बन जाता है, नैंड बन जाता है। इस तरीके से इसका क्या होता है, सिंबल होता है। इस तरीके से इसका क्या होता है भाई मेरे, सिंबल होता है, ठीक है ना, नैंड गेट। तो नॉट और एंड, एंड नॉट, एंड गेट एंड नॉट गेट विल बी करेक्ट आंसर, ए फॉर एयरफोर्स। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है बोहर, बारे नहीं आएगा ये, बोहर रेडियस, बोहर रेडियस का रिलेशन पूछ रहा है, बोहर या बोर रेडियस का रिलेशन पूछ रहा है। ये R1 R2 R3, R1 R2 R3, जो बोहर रेडियस होता है वो n स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो Rn जो होता है वो समानुपाती होता है n स्क्वायर के। R1 R2 R3 निकालोगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1:4:9, 1:4:9, इसीलिए C4 कमांडो विल बी करेक्ट आंसर। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करती है तो क्या होता है? माध्यम बदलता है, हवा से कांच में माध्यम बदलने पर जो वेवलेंथ होती है, जो तरंगदैर्घ्य होती है वो घट जाती है, लेकिन माध्यम बदलने पर कौन सी भौतिक राशि नो चेंज रहती है, अपरिवर्तित रहती है? तो उसका नाम होगा फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स आवृत्ति, ठीक है ना। तो यहां पर माध्यम बदलने पर तरंगदैर्घ्य क्या होती है, घट जाती है, आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपरिवर्तित रहती है। विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात वाली एक गैस गामा बराबर 5/3 है, अपने प्रारंभिक आयतन के अचानक 1/8 तक संकुचित हो जाती है, यह दाब P है, तो अंतिम दाब बताइए। P का जो रिलेशन है B के साथ कैसा है, B की पावर गामा, है ना। ये जो रिलेशन है ये आप पढ़ेंगे कहाँ, रुदोष्म प्रक्रम में, एडियाबैटिक प्रोसेस में। डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर जो होता है उसका रिलेशन वॉल्यूम के साथ ही होता है। अगर मैंने आपसे कहा P1/P2 तो आप कहेंगे V1/V2 का होल पावर गामा, ठीक है ना। अब P1/P2 पहले कितना था, P था, अब P2 फाइंड आउट करना है। V1 V2 कितना है, पहले आयतन था B, अब क्या हो जाता है, B का 1/8 हो जाता है, और इसकी पावर गामा, गामा बोले तो 5/3, B से B कट गया, 8 ऊपर गया, 2 की पावर 3, 5/3, 3 से 3 गया, 2 की पावर 5 का मीनिंग होता है 32। तो नया जो प्रेशर होगा P2 वो पहले वाले का 32 टाइम्स होगा। कैसे होगा, 32 टाइम्स होगा मेरे भाई, ठीक है ना, 32 टाइम्स होगा, ठीक, ये 32 टाइम्स। एक सेकंड, इसमें P2 का मान निकलेगा, इसको रिलेशन को हमने लिख दिया उल्टा, यहां पर आप कर लीजिए भाई सही इसको। P का रिलेशन जो होता है रुदोष्म प्रक्रम में वो होता है, P का जो रिलेशन होता है रुदोष्म प्रक्रम में वो होता है 1/B की पावर गामा। तो ये B2/B1, B2/B1, तो पहले था B, अब B/8, पहले था B, अब B/8 हो जाएगा, है, पहले था B, अब हो जाएगा B/8, B से B कट जाएगा, 1/, इसको करेंगे सही, तो ये हो जाएगा भाई मेरे क्या, 1/8 की पावर 5/3, और 1/8 की पावर 5/3 मतलब 1/2 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, 1/2, 1/2 का क्यू, है ना, 1/2 की पावर 5, ये आएगा 1/32। तो नया वाला जो प्रेशर होगा P2 वो P का 32 टाइम्स होगा। अब ये इसका सही जवाब होगा, तो 32P D4 डिफेंस विल बी करेक्ट आंसर। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का पहला नियम किसे की विशेष स्थिति है?
मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस फिजिकल क्वांटिटी के कंजर्वेशन पर बेस्ड है? तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, और ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम से, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या मिलता है? हमें टेम्परेचर का कंसेप्ट मिलता है, ताप की अवधारणा मिलती है। चलिए भाई, साबुन के घोल का प्रस्तनाभ कैपिटल टी है, त्रिज्या स्मॉल आर है। साबुन के बुलबुले को उड़ाने में किया गया कार्य, साबुन के लिए तो आता है, देखिए फॉर्मूला होता है टी इंटू डेल ए, फॉर्मूला होता है टी इंटू डेल ए, लेकिन पानी की बूंद के लिए 4πr², साबुन के लिए क्या हो जाता है? 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा टी इंटू 2 × 4πr², ये हो जाएगा मेरे भाई 8πr²t, 8πr²t, दैट मीन्स डी फॉर डिफेंस विल बी करेक्ट आंसर। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस के बीच काम करने वाले कार्नो इंजन के रेफ्रिजरेटर के निष्पादन गुणांक को बताइए। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, इसका फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स आप जानते होंगे, T2/T1 - T2 होता है, T2/T1 - T2 होता है। T1 T2 की वैल्यू कितनी है? T1 T2 की वैल्यू कितनी है ये देखना है, तो T1 T2 की वैल्यू हमें चेक करनी है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, T1 हमेशा होता है बड़ा वाला, T2 होता है हमेशा छोटा वाला। तो 0 में 273 को जोड़ना होगा, तब जाके बनेगा ये केल्विन। T1 30 है, 273 जोड़ेंगे तो 303, माइनस का T2 का मान 273, तो 273, 303 से 273 घटाएंगे, 303 से 273 घटाएंगे, जी हाँ 303 से 273 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 3, 30 है ना, 30, और 30 का दे देंगे फिर भाग, ठीक है, 30 का दे देंगे फिर भाग, 30 का भाग देखिए जरा, देखते हैं कितने बार जाता है। 30 का इसमें भाग देंगे तो 3 से तो कैंसिल हो रहा है 10 बार, और ये 3 से कैंसिल हो रहा है 3, 9, 3, 1 है ना, 9.1, कितना? लगभग में 9.1 है ना, तो 9.1 के बजाय इसने दे दिया है कितना? लगभग में 9। C4 कमांडो विल बी करेक्ट आंसर। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिपथ में 12 ओम का प्रतिरोध 15 ओम का प्रतिबाधा है, तो परिपथ का शक्ति गुणांक बताइए, है ना। परिपथ का शक्ति गुणांक जो होता है भाई मेरे, cos फाई बराबर होता है R/Z, है ना। शक्ति गुणांक जो होता है पावर फैक्टर, उसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस, प्रतिरोध बट्टे प्रतिबाधा। R का मान है हमारे पास 12 ओम, प्रतिबाधा का मान है 12 ओम का प्रतिरोध, 15 ओम का प्रतिबाधा, है ना, 12/15, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, 0.5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 0.8 बार, है ना। तो इसका सही जवाब जाएगा B4 बॉर्डर, 0.8 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए भाई, एक अल्फा कोण के झुकाव वाले आनत तल पर लुढ़कते हुए एक समान ठोस डिस्क होता है चकती, है ना। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण बताइए। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण बताना है, किसका? डिस्क का बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। तो लुढ़कते हुए में द्रव्यमान केंद्र का त्वरण होता है G sin θ/1 + K² ये इसका फॉर्मूला होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, G sin θ की जगह इसने थीटा की जगह दे रखा है अल्फा, 1 + K² की वैल्यू डिस्क के लिए होती है कितना? 1/2, ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3/2, 2/3 G sin अल्फा, है ना, 2/3 G sin अल्फा, 2/3 G sin अल्फा। B4 बॉर्डर विल बी करेक्ट आंसर। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स आपके सामने, यदि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा 6 किलो कैलोरी है तथा कार्य कितना है? कार्य है आपका 6 किलो जूल, कितना? 6 किलो जूल है, तब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बताइए। तो ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहता है कि जो हीट होती है वो 2 भागों में बट जाती है, एक तो आपका वर्क डन में और दूसरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज ही तो पूछ रहा है डियर स्टूडेंट्स, है ना, इंटरनल एनर्जी में चेंज ही तो पूछ रहा है। तो एनर्जी कितना है? 6 किलो कैलोरी, है ना, और ये कितना दे रखा है? किलो जूल। आंसर किस में आ रहे हैं? किलो जूल में। तो हमें किलो कैलोरी को किलो जूल में कन्वर्ट करना होगा। जो 6 किलो कैलोरी है, 1 कैलोरी में होता है 4.2, कितना?
4.2 जूल है ना, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल है ना। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इसे किलो जूल बनाएंगे। इसके बाद डेल डब्ल्यू वर्क डन दे रखा है 6 किलो जूल प्लस डेल्टा यू है ना, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 4 24 1 25, 25.2 माइनस का कर लेंगे दल्ला के 6 बराबर डेल यू। यहाँ से डेल यू की वैल्यू निकालोगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालोगे तो 25 से 2 6 घटाएंगे, कितना बचेगा 19.2 किलो जूल है ना, 19.2 किलो जूल। तो सही जवाब आएगा 19.2 किलो जूल या 19.1 किलो जूल में, ए फॉर एयरफोर्स। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण W इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर की विमा बताइए है ना। W इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर में के की विमा, किसकी विमा, के की विमा पूछ रहा है, के की विमा बताइए है ना। तो डियर स्टूडेंट्स के की विमा अगर निकालोगे तो W अपॉन एक्स स्क्वायर, W है वर्क डन, वर्क डन की डायमेंशन होती है ml2 t-2 अपॉन x, एक डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशन l, l से l कट जाएगा, ml t-2 कितना बचेगा ml t-2, ml t-2 C4 कमांडो विल बी करेक्ट आंसर। और यही डायमेंशनल फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स किसका है, फोर्स का है। बल की विमा यही होती है, कितनी mlt-2, ठीक है ना। चलिए भाई आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है घन के केंद्र में एक आवेश क्यों रखा गया है जिसके एक फ्लक्स से निकलने वाला फ्लक्स बताइए। एक फ्लक्स से निकलने वाला फ्लक्स बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, फिर उसके बाद हम अगली क्लास में जब मॉक टेस्ट नंबर 6 लेकर आ रहे होंगे तो वहां पर इस क्वेश्चन का आपको विद सॉल्यूशन प्रूफ कराएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद क्या है क्लास में, मॉक टेस्ट नंबर जो 4 हुआ था, मॉक टेस्ट नंबर जो 4 हुआ था उसमें हमने होमवर्क दिया था आपको है ना, उसका आंसर आपको कमेंट करना था। बहुत सारे बच्चों ने आंसर कमेंट किए, जिनका सही था वो चेक कर लेंगे और जिन्होंने नहीं कर पाए वो अब इसे देख लेंगे है ना। बीई और बीपी, पृथ्वी पर जो पलायन वेग है वो बीई है, किसी दूसरे प्लेनेट पे जो पलायन वेग है एस्केप वेलोसिटी है वो बीपी है। एक अन्य ग्रह से पलायन वेग को दर्शाते हैं ये दोनों, जिसकी त्रिज्या, दूसरा जो ग्रह है उसकी त्रिज्या पृथ्वी से दोगुनी है और घनत्व तो क्या है सेम है। तो डियर स्टूडेंट्स जो एस्केप वेलोसिटी होती है ये रेडियस पर क्या होती है, सीधी सीधी डिपेंड होती है और इस तरीके से किस पर, डेंसिटी पर। लेकिन ये तो सेम दे ही दिया। तो डियर स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दो, बीई और बीपी है ना, अर्थ और कोई दूसरा प्लेनेट, तो आर ई अपॉन आर पी। लेकिन उसने क्या कहा है, रेडियस को डबल कर दिया जाए, जो दूसरे प्लेनेट पर रेडियस है वो अर्थ के रेडियस का डबल है। तो यहां पर मेरे भाई मैं आपसे कहूंगा कि बताइए बीपी का मान कितना होगा। तो बीपी का मान हो जाएगा कितना, 2BE, कितना हो जाएगा 2BE। या फिर मैं आपसे कहूं कि BE का मान कितना होगा तो आप कहेंगे BP/2 है ना। दूसरे प्लेनेट पे जो एस्केप वेलोसिटी है उसका आधा हो जाएगा कहाँ, अर्थ पे है ना, BP/2 हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का जवाब आएगा बी फॉर बॉर्डर। तो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही सब था। हाँ, मॉक टेस्ट नंबर 5 आज हमने सॉल्व किया। इसके बाद मॉक सीरीज की ये जो श्रृंखला है ये थमने वाली नहीं है, कॉन्टिन्यूस इसको हम जारी रखेंगे, आगे लाते रहेंगे। लेकिन आपका ये जो प्यार है, सपोर्ट है लगातार हमें जो मिल रहा है इसी तरीके से मिलता रहे, इसके लिए मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा, जिससे कि हम फुल एनर्जेटिक होके आपके लिए इसी तरीके से मॉक टेस्ट लाते रहें, ठीक है ना। आप लगातार पढ़ते रहिए और अपने मोबाइल में अपने घर पर, ठीक है ना, अच्छे कंटेंट के साथ आप नोट्स बनाते रहिए, इन टेस्ट को सॉल्व करिए और चेक करते रहिए कि आप अब तक कितना पढ़ चुके हो, उसी के आधार पर आपके इस मॉक टेस्ट में कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है ना। आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।